नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे। जी हाँ, हमारा सपना है, सभी का सपना है, ईवीएस में 30 ऑफ 30 लाना है और सिलेक्शन का रास्ता तय करना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो ये सभी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट करके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। तो पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। आई थिंक सभी प्यारे मित्र, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का अभिनंदन, स्वागत है। जी हाँ, अम्लीय वर्षा का कारण किसकी सांद्रता में वृद्धि होता है? SO2 NO2 में, CO में, CON2 में, या धूल और O3 की बात करेंगे। जी हाँ, सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कमेंट बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अम्लीय वर्षा का कारण किसकी सांद्रता में वृद्धि होता है। तो वह दोस्तों SO2 और NO2 की बात करेंगे। जी हाँ, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित SO2 NO2 की सांद्रता में वृद्धि है। और उल्लेखनीय है कि SO2 तथा NO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। जो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करना है। 4 ऑप्शन बेहतरीन आपके स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि क्षोभ मंडल को कहते हैं, समताप मंडल को, आयन मंडल को, ओजोन मंडल को। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स करेंगे। जी हाँ, कमेंट कीजिए, भरपूर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक कीजिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल कहलाती है, सभी लोग जानते हैं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है और यह ध्रुवों से लगभग 8 किलोमीटर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह मंडल जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है, ऐसा मंडल बताइए जो जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। तो वह कौन सा कहलाएगा? तो वह हमारा क्षोभ मंडल कहलाएगा। और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधी घटनाएं, कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस, ये सारी चीज़ें कहाँ घटित होती हैं? तो आपके क्षोभ मंडल पर घटित होती हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक कमेंट बताएंगे और अपना स्कोर करेंगे, अपना आंसर बताएंगे कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। डेसिबल, डॉप्सन इकाई है, पास्कल की बात करेंगे, वेबर की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। बात करेंगे ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों डॉप्सन की बात कर रहे हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की डॉप्सन इकाई है O3 की बात करेंगे। एक O3 क्या है? O3 एक विषैली गैस है जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। O+O+O+ बराबर O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी से आने से रोकती है। और एक ऐसी विकिरण होती है, किरणें हानिकारक होती है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का ऊष्मायान का क्या अर्थ होता है? यानी पृथ्वी का जो ऊष्मायान दे दिया गया, ये एक पॉइंट दे दिया गया, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस का उत्सर्जन, यह हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन बेहतरीन आपके स्क्रीन पर है। अब आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक आ चुका है कि पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में
वृद्धि की बात करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। जिन्होंने ए ऑप्शन करेक्ट किया है बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, परम तापक्रम पैमाना कौन सा होगा? सेल्सियस को बोलते हैं, फारेनहाइट को बोलते हैं, केल्विन को बोलते हैं, या उपरोक्त सभी को बोलते हैं? परम तापक्रम पैमाना किसे कहा गया है, या परम तापक्रम पैमाना क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं परम ताप क्रम जो पैमाना होता है वह हमारा केल्विन कहलाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। केल्विन अथवा हम परम ताप पैमाना, इन पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने, अब ये आ सकता है कि केल्विन या परम ताप पैमाने को किसने प्रचलित किया था? तो लॉर्ड केल्विन ने अपने ही, इसीलिए केल्विन के नाम से जाना जाता था। किसने प्रचलित किया? लॉर्ड केल्विन ने किया था। कब किया था? 1852 में प्रचलित किया था। और इसमें हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। और इनके बीच की दूरी लगभग 100 बराबर भागों में बांटी गई है। जैसे आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 100 का होगा। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। हिमांक कितना है? 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना है? 373 केल्विन होता है। और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं, और केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परमतापी भी कहते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट, यह लाजवाब, यह डिफिनेशन आपको बहुत अच्छा होगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 44%, 23%, 40%, 21%। जैसे हमें पता है कि हमें ठीक है 10th में, 9th में, 5th क्लास में पास होने के लिए 100 में से 33% की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे वायुमंडल में 100% ऑक्सीजन है। इनमें से जो मात्रा है, टोटल वायुमंडल है, वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारी कितनी है? 21% है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको पता है टॉप 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, और आपको कमेंट करके बताना है इस 20 में से कितना स्कोर है। साथ ही साथ इसके बाद हम आपके पेडागोजी, इन्वायरमेंट पेडागोजी की भी क्लास जल्द हम शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो तैयारी चल रही है, सभी जानते हैं, समझते हैं, किसकी तैयारी चल रही है? आउट ऑफ 30 में से 25 प्लस की चल रही है, या 30 ऑफ 30 पाइए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए। सैक लाइकेन की जब भी बात करते हैं, लाइकेन क्या है दोस्तों? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, या सहजीवी है? अब आपका कमेंट आ चुका होगा, आप अपना फीडबैक जरूर करें, अपना स्कोर जरूर पाएं। तो सैक लाइकेन क्या है दोस्तों? सैक लाइकेन की जब भी बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर किसकी बात करते हैं? सहजीविता की बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे जंतु व पौधे रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो वह सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं, और इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं भी मुख्य आती हैं। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का? अब आपका कमेंट आ चुका होगा, फीडबैक भी आ चुका होगा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हम सभी लोग जानते हैं आयोडीन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। नौवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करेंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है वह कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, हर एक भाई बहन है, गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार रखिए, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार रहेगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की अगर बात की जाती है तो हमारा बहिर्मंडल आता है, और यहीं पे अगर लिखा होता, क्या लिखा होता यहाँ पर? अगर यहाँ पर दोस्तों लिखा होता कि निचली परत बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो आपका कौन होता? क्षोभ मंडल होता। और ऊपरी परत हमारा बहिर्मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद वाला जो परत होता है वो कौन सा कहलाता है? ओजोन मंडल की बात करेंगे कि समताप मंडल होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है। 10वां प्रश्न आ चुका है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जो पौधे होते हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन मूल शीर्ष में होता है, पराग कणों में होता है, तनों में होता है, या पराग कोश में होता है? आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। मत चूकिए कमेंट करने से, क्योंकि यह तैयारी आपको सिलेक्शन क्यों ले जाएगी। पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मेरे दोस्तों, वह कहाँ पर होता है? तो वह हमारे पेड़ के पराग कोश में होता है। पौधे का जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पराग कोश में होता है। किस में होता है दोस्तों? सभी कमेंट करेंगे। हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? पराग कोश डी की बात कर रहे हैं।
जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, जो यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है और अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। 11वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है दोस्तों? विटामिन कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है, वसा कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। हो सकता है इसमें आपको 60 से 70% बनते होंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट है, जितनी आपकी तैयारी हुई है आप तैयारी चेक कीजिए और 20 में आपका कितना स्कोर है, अपना कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए, अपना ओपिनियन बताइए। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति की जब भी बात करते हैं तो सभी प्यारे मित्र का कमेंट आ चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की बात कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग कमेंट कर चुके हैं ना? बिल्कुल, यस, करेक्ट। इसी तरह कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, 12वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न, संभावित प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। अब आपका कमेंट कहता है मिट्टी मिट्टी भैया, हम मिट्टी में पैदा होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी का आज नाम पूछा गया आपके सामने जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और आपका कमेंट आ गया होगा। आपका कमेंट कह रहा है कि वह जलोढ़ मिट्टी है। जी हाँ, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जी हाँ, एल्यूवियल सॉइल की बात का विस्तार है, और भारत के भूभाग में लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नोट करें, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऐसा सागर जो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता हो। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है, आपका ओपिनियन आ चुका है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रैक्टिस सेट आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। जी हाँ, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो हम बात करते हैं अलग करना मतलब किससे करेगा? धरती भूमध्य से अलग करेगा, अर्थात हम भूमध्य की बात करेंगे, भूमध्य सागर की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज का, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी में। तो यू आकार की घाटी ऐसे होती है, सभी जानते हैं यू आकार की घाटी कैसे होती है, ऐसे होती है, और वी आकार की घाटी ऐसे होती है। तो किस स्थलाकृति का निर्माण जो हिमानी द्वारा हुआ? तो हिमानी द्वारा निर्माण जो है हमारे किस प्रकार की? यू आकार घाटी का हुआ है, यह हिम नदी द्वारा हुआ है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला की यू अक्षर के आधार पर रखा गया है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है, और अपरदन के कारण इन दोनों के किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। 5वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल द्वारा, डेसिबल द्वारा, न्यूटन द्वारा, या नैनो इकाई द्वारा? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है, डैश डैश अभी कमेंट नहीं आया है, कौन सा है? ABCD, 4 ऑप्शन फटाफट कीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है किस इकाई द्वारा किया जाता है? आपका जवाब आ चुका है, हमने डीबी लिख दिया, आपने समझ गया कि हम डेसिबल की बात कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है डेसिबल द्वारा किया जाता है, और 80 डेसिबल या इससे अधिक शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होती है, और सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है, और 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, और 75 डेसिबल की साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज, और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। 16वां प्रश्न दोस्तों है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1972, 73, 81, 85 में। आपका कमेंट क्या कहता है? 72, 73 या 81, 85 कहता है? आपका कमेंट आ चुका है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी बात करते हैं 1973 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया और इसकी शुरुआत किया था, और प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है किसके द्वारा जो है संचालित एक योजना है?
तो यह वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करती है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व होते हैं। 17वां प्रश्न है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन बताएं। टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, जायसवाल सर को, अपने परिवार टीटी परिवार को फॉलो करें। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज में जाएं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको लिंक भी दे दिया गया है, लिंक से डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पे भी नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, हमारा परिवार है। बात करेंगे दोस्तों 17वें प्रश्न की कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब आपका कमेंट करेंगे, 10 सेकंड को आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, टाइम चालू हो चुका है, 10 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, कमेंट आ चुका है, तो हम बात करें किण्वन की बात करेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं। दूध में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक लैक्टिस एवं या कह सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ किस में पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु किस में पाया जाता है, तो यह दूध में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। 18वां प्रश्न है, आपको पता है टॉप 20 प्रश्न इस पर बात करेंगे। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखें, पूरा देखें और जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा पर्यावरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है? देखिए, हम बात करें सर्वाधिकता की, जब भी बात करते हैं एक ही जवाब आ चुका है अभी। कहाँ पर भैया? दीदी जीत गई हैं, दीदी जीत गई हैं। दीदी कहाँ का चुनाव जीती हैं आप लोग? मैंने एक शब्द बोला दीदी, जब हमने एक शब्द बोल दिया तो आपका इशारा काफ़ी है बताने के लिए। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, बात कर रहे हैं। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण का अत्यधिक ग्रस्त है। और भारत के 7 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल जिसमें सर्वाधिक है, इसके बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से आपका प्रभावित। छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव है दोस्तों? राजनांदगांव की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है, आपको पता है 20वां प्रश्न, 20 प्रश्न का यह प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एटीपी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है? सभी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका एटीपी, सूर्य का प्रकाश अर्थात सन की बात करेंगे, हम डीएनए की बात कर रहे हैं या आपके आरएनए की बात कर रहे हैं? अब आपका कमेंट क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है, हम बात करें सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा प्रमुख स्तर पृथ्वी तल के नजदीक है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? तो वायुमंडल का ऐसा स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक हो, सभी लोग जानते हैं, क्षोभ मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है। और यह मंडल जयमंडलीय परिस्थिति के तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसमी संबंधी सारी घटनाएं, जैसे आपका कोहरा पड़ना, ठीक है, बादल आना, आंधी, तूफान, वर्षा, मेघ गर्जन, पाला आदि, ये सारे कहाँ घटित होते हैं? तो आपके क्षोभ मंडल पर। तो दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपको कैसा लगा? और 20 में से आपका स्कोर क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। स्कोर करते रहें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें और आसपास साफ सफाई बनाए रखें। स्टे होम, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।